तो चलिए बात करते हैं भारत की रक्षा नीति की। देखिए, ये सिर्फ हथियारों और सेना की कहानी नहीं है। ये कहानी है पिछले करीब 3 दशकों में भारत के बदलते हुए इरादों की, उसकी महत्वाकांक्षा की। एक ऐसे सफर की जहां भारत एक रक्षा आयातक मतलब इंपोर्टर से एक मुखर ग्लोबल प्लेयर बनने की राह पर है। आइए इस असाधारण सफर के हर एक मोड़ को जरा करीब से समझते हैं। तो आज हम इस पूरे सफर को कुछ हिस्सों में बांट कर देखेंगे। शुरुआत करेंगे कि यह बदलाव आखिर शुरू कैसे हुआ, फिर समझेंगे कि कारगिल युद्ध के बाद हमें क्या सबक मिला और कैसे आत्मनिर्भरता सिर्फ एक शब्द न रहकर एक हकीकत बन गई। और आखिर में हम इन दो बड़े दौर की तुलना करेंगे और देखेंगे कि आज भारत कहाँ खड़ा है। तो चलिए सबसे पहले इस पूरी कहानी को एक बड़े कैनवस पर देखते हैं। इसे आप एक रोड मैप समझ सकते हैं कि कैसे भारत ने हर चुनौती को एक मौके में बदला। ये जो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, ये इस कहानी के कुछ सबसे अहम पड़ाव है। 1999 का कारगिल संघर्ष, जिसने हमें हमारी कमियों का आईना दिखाया, वहां से लेकर 2024 तक, जब हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हर एक घटना अपने आप में एक पूरा चैप्टर है और आज हम इन सभी पर तफसील से बात करेंगे। अब बात करते हैं उस दौर की जिसने भारत के पूरे डिफेंस सिस्टम को सचमुच झकझोर कर रख दिया। ये वाजपेयी सरकार का दौर था और एक राष्ट्रीय सुरक्षा संकट ने बड़े रणनीतिक बदलावों की नींव रखी। तो उस वक्त का सबसे बड़ा फोकस था अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें ठीक करना। मतलब भारत की आधुनिक रक्षा नीति के जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें स्थापित करना और रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार करना। और उस नींव के ये 4 सबसे बड़े स्तंभ थे। सबसे पहले कारगिल रिव्यू कमेटी, जिसने साफ साफ कहा कि हमें मॉडर्नाइजेशन की सख्त जरूरत है। फिर बना इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, ताकि हमारी तीनों सेनाएं यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स मिलकर सोचें और मिलकर लड़ें। तीसरा, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो हमारे न्यूक्लियर हथियारों को मैनेज करने के लिए था। और आखिर में 2003 की हमारी परमाणु नीति, जिसने दुनिया को एक साफ मैसेज दिया, हम एक जिम्मेदार न्यूक्लियर पावर हैं। अच्छा, नींव तो पड़ गई थी, लेकिन इसके बाद का जो दशक था, उसकी रफ्तार और फोकस दोनों ही काफी अलग थे। ये कांग्रेस सरकार का दौर था, जहां बड़े बदलावों से ज्यादा ध्यान प्रक्रियाओं को यानी प्रोसेस को ठीक करने पर था। इस दौर में पूरा जोर इस बात पर था कि जो भी खरीद फरोख्त हो, उसके नियम कायदे एकदम साफ हों। एक तरह से कहें तो पारदर्शिता लाने की कोशिश थी। लेकिन इस सावधानी का एक साइड इफेक्ट भी हुआ, और वो था कि आधुनिकीकरण की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई, चीजों में देरी होने लगी। तो अगर इस दशक का हिसाब किताब देखें तो नई डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज आईं, आईएनएस विक्रमादित्य और हमारे स्वदेशी तेजस एलसीए जैसे बड़े और जरूरी इंडक्शन भी हुए। लेकिन दूसरी तरफ देरी और कुछ विवादों ने मॉडर्नाइजेशन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। नतीजा, हमारा जो स्वदेशीकरण का आंकड़ा था वो 35% के आसपास ही अटका रहा। तो कुल मिलाकर ये एक मिलाजुला दशक था। और फिर साल 2014 के बाद चीजें पूरी तरह से बदल गईं। एक नया दौर शुरू हुआ, जिसने न सिर्फ रफ्तार बदली बल्कि डिफेंस को लेकर पूरी दिशा ही बदल दी। ये है भाजपा सरकार का दौर, जिसकी पहचान है आत्मनिर्भरता और बड़े ढांचागत बदलावों पर जोर। अब सोच ये नहीं थी कि सिर्फ प्रोसेस को ठीक करें, बल्कि सोच थी कि पूरे सिस्टम को ही ऊपर से नीचे तक बदल दिया जाए। और इसी सोच का मूल मंत्र था आत्मनिर्भर भारत। लक्ष्य एकदम साफ था, अब भारत सिर्फ एक खरीदार नहीं रहेगा, बल्कि एक निर्माता बनेगा। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं थीं, इसे जमीन पर उतारा गया। एक तरफ चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद बनाया गया, दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही हथियार बनाने का पूरा इकोसिस्टम खड़ा किया गया, जिसमें प्राइवेट सेक्टर को भी पहली बार बड़ी भूमिका मिली। और हां, राफेल जेट्स और S-400 जैसे सिस्टम की खरीद ने हमारी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया। तो अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। चलिए इन दोनों दौर को आमने सामने रखकर देखते हैं कि आखिर फर्क कहां था और नतीजों में कितना अंतर आया। सबसे बड़ा फर्क तो सोच में था। एक दौर था डिफेंसिव रियलिज्म का, जिसका मतलब था कि हम अपनी रक्षा करेंगे, और दूसरा दौर आया प्रोएक्टिव डिटरेंस का, जिसका मतलब है हम इतने ताकतवर बनेंगे कि कोई हम पर हमला करने की सोचे भी नहीं। और इस बदली हुई सोच का नतीजा क्या निकला? ये नंबर्स देखिए, ये खुद पूरी कहानी कह रहे हैं। सोचिए, 2016 में हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट था करीब 1,500 करोड़ रुपए,
और 2024 आते आते ये आंकड़ा 21,000 करोड़ रुपए को भी पार कर गया। ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि भारत अब एक बड़ी औद्योगिक और रणनीतिक ताकत बन रहा है। तो अगर इसे पॉइंट बाय पॉइंट देखें तो फोकस बदला, प्रक्रिया सुधारने से हटकर पूरा ढांचा बदलने और स्वदेशीकरण पर आ गया। स्वदेशीकरण का तरीका भी बदला। पहले सब कुछ डीआरडीओ सेंट्रिक था, अब प्राइवेट इंडस्ट्री भी साथ आ गई। बजट में भी थोड़ी बढ़त दिखी और नतीजा वो तो हम देख ही चुके हैं। एक्सपोर्ट के आंकड़ों में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। तो आखिर में हम कहां पहुंचते हैं? इस पूरे सफर का सार क्या है? ये कहानी है निर्भरता से निकलकर अपनी ताकत खुद बनाने की। एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया में भारत की पहचान ही बदल दी। जी हां, ये सफर है आत्मनिर्भरता का। ये सिर्फ इंपोर्ट पर निर्भर रहने वाले देश से अपनी तकदीर खुद लिखने वाले देश बनने का सफर है। और याद रखिए, ये सिर्फ हथियार बनाने की कहानी नहीं है, ये एक राष्ट्र के तौर पर अपने पैरों पर खड़े होने की कहानी है। तो सफर तो बहुत लंबा तय हो चुका है, पर शायद असली परीक्षा तो अब शुरू होगी। भारत अब एक बड़ा डिफेंस हब बन रहा है, तो इसके साथ नई जिम्मेदारियां और नई चुनौतियां भी आएंगी। अब पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं और सवाल यही है कि इस नई भूमिका को भारत कैसे निभाएगा। खैर, इसका जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा।